Hello students, welcome to Arihant Padhaku. I am your biology mentor Smriti Pandey. बच्चों आज हम लोग अपने बायो का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। बॉडी में जो एक्सक्रीशन होता है और उसका एलिमिनेशन कैसे होता है इसके बारे में हमें पढ़ना है। जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, जैसे यूरिया होता है, अमोनिया होता है, और मेनली ये बॉडी के बाहर कैसे जाते हैं इसके बारे में भी डिस्कस करना है हम लोग को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है गिव द नेम ऑफ 3 कॉमन nitrogenous waste material in vertebrate. Which of these is most toxic and which one is least toxic? हमें यहाँ पे बताना है कि कुछ 3 कॉमन नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल जो कि वर्टिब्रेट्स में होते हैं। फाइन, और उसके बाद ये कह रहे हैं इसमें से हमें बताना है कौन सा मोस्ट टॉक्सिक है और कौन सा लीस्ट टॉक्सिक है। ये दोनों चीज़ें हम लोग को बतानी है। फाइन, सो नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल जो होते हैं ये अमोनिया होते हैं, यूरिया होते हैं और यूरिक एसिड होते हैं। यही 3 वर्टिब्रेट्स में जो पाए जाते हैं वो ये होते हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। सबसे ज़्यादा टॉक्सिक की अगर हम लोग बात करें तो अमोनिया जो होता है ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है और सबसे लीस्ट टॉक्सिक दैट इज यूरिक एसिड। तो अगर कहीं वन वर्ड आंसर भी पूछता है कि सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन सा है, सो यू कैन राइट अमोनिया, और लीस्ट टॉक्सिक कौन सा है तो हम लोग वहाँ लिख देंगे यूरिक एसिड। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज यूरियोटैलिज्म? डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। हमें यूरियोटैलिज्म बताना है और उसके बाद यूरिया के फॉर्मेशन का प्रोसेस भी बताना है इस क्वेश्चन में। ओके, सो जो प्रोसेस होता है बॉडी से यूरिया को एक्सक्रीट करने का उसे हम लोग कहते हैं यूरियोटैलिज्म। फाइन, सी द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग यूरिया इज कॉल्ड यूरियोटैलिज्म। सिंपल सी चीज़ है, यूरिया को बॉडी के बाहर करने का प्रोसेस ही यूरियोटैलिज्म होता है, एक्सक्रीट करना। ओके, नाउ animals which do not live in high abundance of water convert toxic ammonia produced in the body into urea by the liver and then release it into the blood। देखो होता क्या है, जो एनिमल होते हैं जो हाई अबंडेंस में रहते हैं या फिर वाटर में नहीं रह पाते, लैंड पे रहते हैं ना। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे वाटर में कौन रहते हैं आपके, एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, फिश रहते हैं, फ्रॉग वगैरह रहते हैं, टर्टल रहते हैं। लेकिन सारे एनिमल तो एक्वेटिक एनिमल है नहीं, लाइक ह्यूमंस हैं, मैमल्स हैं, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो लैंड पे रहते हैं। सो सी एनिमल्स विच डू नॉट लीव हाई अबंडेंस ऑफ वाटर ये कन्वर्ट करते हैं टॉक्सिक अमोनिया को जो बॉडी में प्रोड्यूस होता है यूरिया में। किस में कन्वर्ट करते हैं? बॉडी में जो अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है उसको कन्वर्ट कर देते हैं यूरिया में बाय लिवर की हेल्प से, और उसके बाद ये रिलीज हो जाता है ब्लड में, दैट इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड। देन इन टर्न फिल्टर, उसके बाद इसका फिल्टरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है बाय द किडनी। क्लियर, तो ये प्रोसेस होता है। यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिया का, उसमें सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पे जो अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है वो तो हो ही रहा है। फाइन, अमोनिया जो प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में लिवर के थ्रू ये कन्वर्ट हो जा रहे हैं यूरिया में, और यूरिया जो होता है फिर वो रिलीज हो जाता है ब्लड में। अब ब्लड का फिल्टरेशन कौन करता है? तो ब्लड का फिल्टरेशन किडनी करते हैं और किडनी ही उसको एक्सक्रीट भी कर देते हैं। दैट्स ऑल, यही आपका आंसर है। क्लियर, तो फिल्टरेशन और एक्सक्रीशन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ किडनी। क्लियर, नाउ नेम द एक्सक्रीटरी ऑर्गन फाउंड इन एस्केलेमेंथिस एंड लीच। नेम द arterioles through which blood enter and leave the glomerulus, and name the vessel of peritabular capillaries that run parallel to the loop of Henle। क्लियर, ये 3 क्वेश्चन देखिए एक ही साथ पूछा हुआ है और हमें इन तीनों का आंसर करना है। तो जैसे ये 1 2 3 करके क्वेश्चन पूछा हुआ है वैसे ही 1 2 3 करके हमें आंसर भी देना है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें बच्चों तो ये क्वेश्चन आपकी इस बुक में दिया हुआ है और ये हम आपको बता दे रहे हैं किस नंबर पे दिया हुआ है। सो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है पेज नंबर 127 पे, 3rd क्वेश्चन है यहाँ पे।
आपको ये यहाँ से मिल सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए वन बाय वन हम लोग इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमें बताना है स्कैलमेंथिस और लीच का। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो स्कैलमेंथिस और लीच में होते हैं, सबसे पहली बात रीनेट सेल जो होते हैं ये स्कैलमेंथिस में होते हैं और मेटानेफ्रिडिया जो होते हैं ये लीच में होते हैं। सी रीनेट सेल्स and metanephridia are the excretory organs found in Scalmanthus and leech respectively. Clear? तो Scalmanthus में rinate cells हो गए और leech में आपके metanephridia हो गए। दूसरा क्वेश्चन ये पूछे थे, नेम द arterioles through which blood enter and leave the glomerulus. तो यहाँ हमें बताना है कौन सा आर्ट्रियोल होता है जिसके थ्रू ब्लड एंटर करता है ग्लोमेरुल्स में। तो थ्रू efferent arteriole and efferent arteriole blood enter and leave. देखो blood enter कहाँ से करता है? efferent, जो ए से प्रोनाउंस करते हैं दैट इज efferent arteriole, तो ब्लड वहां से एंटर करता है। और लीव कहाँ से करता है? efferent, है ना, जैसे एग्जिट होता है ना, तो एग्जिट का मतलब निकलना होता है। तो यहाँ पे ई वाला टर्म है, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो efferent arteriole जो होता है वहां से ब्लड लीव करता है थ्रू द ग्लोमेरुल्स। ओके, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका, नेम द वेसल ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज दैट रन पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनल। फाइन। सो वासा रेक्टा जो होता है ये रन होता है पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनल। हेनल के लूप का जो पैरेलल होता है उसके साथ में होते हैं वासा रेक्टा, यही उनके पैरेलल मूव करते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर जनरली ईदर यूरोटेलिक और यूरिकोटेलिक, नॉट एमनियोटेलिक। वाई? यहाँ पे कह रहे हैं कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं ये यूरियोटेलिक या यूरिकोटेलिक होते हैं। इसका मतलब यूरिया का प्रोडक्शन करते हैं, नॉट अमोनिया का। एमनोटेलिक मतलब अमोनिया का प्रोडक्शन करना। तो ये जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं ये यूरिया का प्रोडक्शन करते हैं, यूरिक एसिड का प्रोडक्शन करते हैं, नॉट अमोनिया। तो यही पूछा जा रहा है क्यों। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सी, जो टेरेस्ट्रियल एडाप्शन होता है ये लेस टॉक्सिक होते हैं, मतलब जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं या जो टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन को अडेप्ट किए होते हैं, तो इनके जो टॉक्सिक होते हैं, जो नाइट्रोजनस वेस्ट का प्रोडक्शन होता है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होता। बिकॉज कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना, तो ये अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी प्रोड्यूस करते हैं लाइक अमोनिया, तो बड़ा इजीली डिजोल्व हो जा, मतलब इसको डिजोल्व होने में टाइम लगता है। लेकिन यूरिक एसिड और यूरिया जो होते हैं ये थोड़ा इजीली डिजोल्व हो जाते हैं। देखते हैं, terrestrial adaptation require the production of less toxic nitrogenous waste like urea and uric acid. जैसा अभी हमने बताया जो terrestrial adaptation होते हैं ये less toxic substances को produce करते हैं, like यूरिया कह सकते हैं या फिर यूरिक एसिड। क्यों करते हैं? फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर को कंजर्व रखने के लिए ये यूरिया या फिर यूरिक एसिड का प्रोडक्शन करते हैं। एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं ये एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया को। सी, एक्वेटिक एनिमल एक्सक्रीट अमोनिया विच रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू डिसॉल्व। क्या इनको, मतलब आपने देखा अभी हमने बोला कि ये जो होते हैं एक्वेटिक एनिमल ये अमोनिया का प्रोडक्शन करते हैं बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है उसको डिसॉल्व होने के लिए, तो उनको तो इजीली मिल जाएगा। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं या टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशंस जिनमें होती है तो उनको वाटर इतना नहीं मिलता। लाइक अब जो वाटर में रह रहा है तो उसको तो पानी की कमी नहीं होगी ना भाई, लेकिन अब जिसे कंज्यूम करना है लाइक ह्यूमंस हैं, अदर एनिमल्स हैं, तो हम लोगों को पानी कंज्यूम करना पड़ता है, लेना पड़ता है, लेकिन वो लोग तो ऑलरेडी पानी में रह रहे हैं। दैट्स वाई so the huge quantity of water is easily available to such animal from surrounding. उनको बहुत सारा वाटर उनके सराउंडिंग से इजीली मिल जा रहा है। क्लियर? नाउ जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं सच ए ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज नॉट अवेलेबल। इतनी ह्यूज क्वांटिटी में वाटर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के पास नहीं होता। हिंस दे मॉडिफाई, वो अमोनिया को मॉडिफाई कर देते हैं लेस टॉक्सिक प्रोडक्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड में। अमोनिया को मॉडिफाई कर देते हैं यूरिया या फिर यूरिक एसिड में विच रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर फॉर देयर एक्सक्रीशन। तो कम अमाउंट का वाटर वहाँ पे यूज होता है एक्सक्रीशन के लिए। दैट्स वाई। बहुत सिंपल सी चीज़ है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, समझ गए होंगे आई होप। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो सो यू आर फ्री टू आस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
aquatic animals are generally amniotic in nature where terrestrial forms are not comment. So यहाँ पे ये कह रहे हैं एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं ये जनरली एमनियोटेलिक होते हैं नेचर में, जहाँ पे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं नहीं होते हैं। इस पे कमेंट करना है, इस पे हमें कमेंट करना है। जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा उसका डायरेक्ट इन्होंने ऑपोजिट कर दिया है। ओके सो हम लोग आते हैं, बहुत सारी बोनी फिशेस होती हैं, एक्वेटिक एम्फिबियंस होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं और बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो कि एमनियोटेलिक होते हैं नेचर में। क्यों ऐसा होता है? अमोनिया जो होता है ये रेडली सॉल्युबल होता है और जनरली एक्सक्रीट होता है बाय डिफ्यूजन प्रोसेस अक्रॉस बॉडी सरफेस, लाइक गिल्स के थ्रू हो सकता है अमोनियम आयन। ओके तो ये जो मतलब मेनली अगर हम लोग देखें तो अमोनिया को डिसॉल्व होने के लिए बहुत क्वांटिटी में वाटर चाहिए होता है और वो क्वांटिटी ऑफ वाटर इनको इनके सराउंडिंग से मिल जाता है। दैट्स वाई ये इजीली अमोनिया को एक्सक्रीट कर देते हैं। सो अमोनिया एज इट इज रेडिली सॉल्युबल and generally excreted by diffusion across body surface. diffusion के थ्रू ये बॉडी से बाहर निकलता रहता है। diffusion क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है। तो अब जिसकी बॉडी में हाई कंसंट्रेशन में है, अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया है किसी ऑर्गेनिज्म में, तो अब इनका जो सराउंडिंग है तो वहाँ पे तो लो कंसंट्रेशन में है, तो वहाँ से इजीली ये डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू निकल जाता है। और डिफ्यूजन करवाते कौन से हैं? जो गिल्स सरफेस होते हैं उनके थ्रू डिफ्यूजन हो जाता है। फिशेस की अगर हम लोग बात करें तो ये इसका मेन रीजन है। ओके टेरेस्ट्रियल एनिमल जो होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं लेस टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। टेरेस्ट्रियल एनिमल लेस टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, और इसमें क्या होता है? वाटर का कंजर्वेशन हो जाता है बॉडी में। Mammals, many terrestrial amphibians and marine fishes mainly excrete urea and are called ureotelic animals. See, interesting चीज़ ये है कि mammals, कई सारे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस और कुछ मरीन फिशेस भी, इंक्लूडिंग मरीन फिशेस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये एक्सक्रीट करते हैं यूरिया को और इन्हें हम लोग कहते हैं यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक उन्हें ही कहते हैं जो यूरिया या फिर यूरिक एसिड का प्रोडक्शन करते हैं। Ammonia produced by metabolism is converted into urea in the liver of these animals and released it into the blood, which is filtered, excreted out by the kidney. अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, अमोनिया प्रोड्यूस होता है, मेटाबॉलिज्म जब होता है तो उसके बाद ये कन्वर्ट होते हैं यूरिया में लिवर के थ्रू और उसके बाद रिलीज हो जाते हैं ब्लड में, फिर फाइनली फिल्ट्रेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है बाय द हेल्प ऑफ किडनी। सो कुछ अमाउंट का यूरिया जो होता है ये रिटेन रहता है बॉडी में, किडनी के मैट्रिक्स में, जो बॉडी के अंदर किडनी की मैट्रिक्स होती है वहाँ पे। सो एनिमल्स जो हो वह मेंटेन कर सके अपनी ऑस्मोलैरिटी को, दैट्स वाई ये होते हैं इनमें। तो आपको अब तो क्लियरली समझ में आ गया होगा। दोनों क्वेश्चन चेंज करके, इंटरचेंज करके पूछा गया, लेकिन दोनों का आंसर देखिए अलग अलग है, क्योंकि वहाँ पे हमें फोकस करना था मरीन एनिमल्स पे, एक्वेटिक एनिमल्स पे, और यहाँ पे भी, यहाँ हमें फोकस करना है मरीन पे, वहाँ हमें फोकस करना था टेरेस्ट्रियल पे। दैट्स व्हाई। ओके Name the two components of nephron that together form Malpighian body or renal corpuscles. चलिए इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आते हैं ग्लोमेरुल्स एंड बाउमन कैप्सूल टुगेदर ये फॉर्म करते हैं मैल्फिगियन बॉडी को, है ना? एकदम इजी सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कुछ है ही नहीं। सो व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन? नेफ्रॉन के दो मेन टाइप बताने हैं आपको, बता लेंगे आप? चलिए देखते हैं। So, cortical nephron and juxtamedullary nephron. Cortical and juxtamedullary nephron जो होते हैं ये दो मेन टाइप के नेफ्रॉन्स होते हैं जो हमारी किडनी में प्रेजेंट होते हैं। Okay, give the name of the excretory organ present in the following animals: rotifers, cockroaches, lancelet and amphioxus. इन चारों के हमें एक्सक्रेटरी ऑर्गन बताने हैं। ओके रोटिफायर्स की अगर हम लोग बात करें तो इनमें जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है दैट इज फ्लेम सेल्स, इसे हम लोग कहते हैं फ्लेम सेल्स।
कॉकरोचेस में क्या होते हैं? कॉकरोचेस में होते हैं मल्फेगियन ट्यूबल्स, मल्फेगियन ट्यूबल्स। और दूसरी अगर हम लोग बात करें तो लैंसलेट्स में जो होते हैं दैट इज प्रोटोनेफ्रीडिया। और लास्ट एम्फिऑक्सस, इसमें नेफ्रीडियम होते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नेफ्रीडियम। ये इन चारों के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है जिससे ये एक्सक्रीशन करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। Study the given structure carefully. Label the parts given as A, B, C, D and E. देखिए ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसमें से हमें बताना है A, B, C, D एंड E। ये A है, ये B, ये C, ये D और ये E। इन सब के बारे में बताना है। उसके बाद गिव वन मेजर फंक्शन ऑफ ईच ऑफ दीज, और इसके कुछ मेजर फंक्शंस भी बताने हैं हमें। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ए क्या है बच्चों? ए है आपका एफरेंट एट्रियोल, क्लियर। उसके बाद बी जो है, बी क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। पी सी टी यहाँ पे लिख देते हैं पी सी टी, ये तो बी की बात हो गई। सी क्या है आपका? सी यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, ये वाला पोर्शन जो होता है दैट इज नोन एज ग्लोमेरुल्स। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोमेरुल्स कहते हैं। ओके, डी क्या है? देखिए ये जो अभी हम लोग एक क्वेश्चन था उसमें था लूप ऑफ हैनल के पैरेलल पूछा था, तो ये है लूप ऑफ हैनल। ओके, एंड द लास्ट ई इज, ई क्या होता है? कलेक्टिंग डक्ट होता है। यहाँ पे कलेक्शन होता रहता है, जो भी यहाँ पास होके आता है, फिल्टर होके आता है उसका, ठीक। अब इन सब का हमें फंक्शन बताना है एक एक, दूसरा क्वेश्चन यही पूछा था। सो अगर हम लोग बात करें ए जो एफरेंट एट्रियोल है उसका, तो इसका फंक्शन क्या होता है? ये ब्लड को कैरी करता है और वहाँ से ये ग्लोमेरुल्स तक पहुँचा देता है। किस लिए? फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए। ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है ना, दैट्स वाई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए ये जो ए वाला पार्ट है, ये वाला, ये एफरेंट एट्रियोल जो होते हैं ये ब्लड को कैरी करते हैं और ग्लोमेरुल्स तक उसको ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है कैरी ब्लड टू ग्लोमेरुल्स फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक। अब हम लोग बी की बात करते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल की। ये रीएब्जॉर्प्शन करते हैं, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन करते हैं। हर किसी का नहीं करते हैं, सेलेक्टिव का करते हैं, स्पेसिफिक का करते हैं ऑफ यूजफुल सब्सटेंस। मतलब जिस चीज़ों का उनको यूज़ होता है, लगता है कि ये गलती से आ गई हैं फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में, तो वहाँ पे ये इसको रीएब्जॉर्ब कर देते हैं, फिर बाद में ये ब्लड के साथ उसको वापस बॉडी में सेंड कर देते हैं। ओके, सी क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। सी जो है दैट इज ग्लोमेरुल्स, और ये क्या करते हैं? ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं। डी लूप ऑफ हेनले, ये क्या करते हैं? हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करते हैं ऑफ मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड को, हाई ऑस्मोलैरिटी को ये मेंटेन करते हैं। फाइन। और ई है आपका कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट का क्या काम है भाई? तो ये रीएब्जॉर्प्शन करते हैं वाटर का और उसको फॉर्म कर देते हैं ये हाइपरटोनिक यूरिन में। यहाँ पे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो ये इसका पूरा का पूरा आंसर है। नाम भी बता दिया, फंक्शन भी बता दिया, है ना। लेकिन जितने भी पार्ट हैं इसके, इस किडनी के, इस नेफ्रॉन के, वो सारे पार्ट्स आप लोग डायग्राम बना के लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि आप सबको पता है सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है तो डायग्राम पूछे जा सकते हैं। और अगर नहीं भी डायग्राम आता है तो ऑब्जेक्टिव में भी ABCD करके पूछा जा सकता है। दैट्स वाई डायग्राम की प्रैक्टिस, उसके फंक्शन की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। What will happen if the stretch receptor of the urinary bladder wall are totally removed? Explain. कहा जा रहा है क्या होगा जब स्ट्रेच रिसेप्टर जो होता है यूरिनरी ब्लैडर वॉल का, इसको पूरा का पूरा रिमूव कर दिया जाए, हमें ये एक्सप्लेन करना है। सी ऐसे में क्या होगा, जो ये वॉल होती है ना, ये स्ट्रेच रिसेप्टर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर वॉल, तो ये क्या करेगी, अगर इसको मान लीजिए हटा दिया जाएगा तो जो यूरिनेशन का कलेक्शन होता है ना वो नहीं हो पाएगा और कंटिन्यूअस यूरिनेशन होता रहेगा। ये इसका मेन रीजन है। सी एज यूरिन कलेक्टेड इन द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन का कलेक्शन कहाँ होता है? यूरिनरी ब्लैडर में होता है ना। उसके बाद देखिए द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द ब्लैडर डिस्टेंड टू एकोमोडेट इट, जो मस्कुलर वॉल होते हैं ब्लैडर के वो उसको एकोमोडेट करवाते हैं।
The stretch receptor on the wall of the bladder sends signal to the CNS, मतलब central nervous system, by stimulating the sensory nerve ending in the bladder. देखो ये क्या करता है, जो स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं वॉल्स के, ये सिग्नल सेंड करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और फिर वो स्टिमुलेट करते हैं सेंट्री नर्व को. सेंट्री नर्व को वो स्टिमुलेट करना शुरू कर देते हैं. एंड कब होता है इसका, जब वो ब्लैडर में पहुंच जाते हैं तब. इट कॉजेज एन अर्ज टू पास आउट यूरिन. इसका मतलब यूरिन अब पास आउट करना है बॉडी से. सो इफ द स्ट्रेच रिसेप्टर आर टोटली रिमूव्ड, अगर स्ट्रेच रिसेप्टर को ही हटा दिया जाएगा तो सिग्नल्स ही नहीं जाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो कैसे पता चलेगा कि कब यूरिन को बॉडी से पास करना है या नहीं करना है ना. दैट्स व्हाई यूरिन विल नॉट बी कलेक्टेड इन द ब्लैडर एंड यूरिनेशन विल कंटिन्यू. यूरिनेशन विल कीप कंटिन्यूइंग. क्लियर. यही इसका मेन रीज़न है कि अगर हम लोग इसको हटा देते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर को यूरिनरी ब्लैडर से, तो पूरा का पूरा कलेक्शन, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू हमें सेंसिंग नहीं हो पाएगी कि अब बॉडी को यूरिन से पास करना है, वो कंटिन्यूअस होता रहेगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Where do ultrafiltration, reabsorption and secretion occur in nephron? हमें ultrafiltration, reabsorption और secretion तीनों बताना है कि ये कहाँ होते हैं नेफ्रॉन में. अभी तो बेसिक सा देखा था डायग्राम में. ओके, अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहाँ होते हैं, बाउमन कैप्सूल्स में. सो अल्ट्राफिल्ट्रेशन occurs in बाउमन्स कैप्सूल. रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, PCT में, मतलब प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूबल्स में होते हैं. लूप ऑफ एनल, DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट. DCT क्या होता है, दैट इज डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूबल्स. तो PCT, DCT, लूप ऑफ एनल और कलेक्टिंग डक्ट्स में रीएब्जॉर्प्शन होता है. सिक्रीशन अकर कहाँ होता है, सो सिक्रीशन अकर होता है PCT, लूप ऑफ एनल एंड DCT, इन तीनों. सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा कंफ्यूजन का नहीं था. चलिए नेक्स्ट है, वेयर डज द यूरिन फॉर्मेशन टेक प्लेस. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. यूरिन फॉर्मेशन कहाँ होता है, नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. ये पूरा का क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये क्वेश्चन बच्चों आपको हमारी इस अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में मिल जाएगा. लेट्स सी कहाँ मिलता है ये, वेयर डज द यूरिन फॉर्मेशन टेक प्लेस. सो हाँ, ये क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 11 है इस बुक का, यहाँ पे आपको मिल जाएगा. तो अगर हम लोग बात करें यूरिन फॉर्मेशन होता क्या है, सो जो प्रोसेस होता है यूरिन फॉर्मेशन का, इसे हम लोग क्या कहते हैं, यूरियोपियोसिस. ओके, यूरिन फॉर्मेशन कहाँ होता है, किडनी में होता है. इसमें इन्वॉल्व होते हैं 3 स्टेप्स. कौन कौन से स्टेप होते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन. सबसे पहले फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है. उसके बाद जो जैसे सेलेक्टिव होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं कि अगर वो गलती से चले आते हैं ब्लड में फिल्टर आउट होके, तो उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है ताकि ब्लड के साथ फिर वो बॉडी में चला जाए. और उसके बाद सिक्रीशन हो जाता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन. तो ये इसका मेन प्रोसेस है. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं. गिव द नेम ऑफ 2 एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड सब्सटेंसेस इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. ओके, हमें यहाँ पे नाम बताना है 2 एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड सब्सटेंसेस का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में. ओके, बता देते हैं. तो इसमें आएंगे आपके ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड्स. ये एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड सब्सटेंसेस होते हैं इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. Describe the process of urine formation in the nephron through filtration, reabsorption and secretion. यहाँ हमें पूरा प्रोसेस बताना है यूरिन के फॉर्मेशन का, मतलब फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन तीनों का. ठीक है. सो जो फॉर्मेशन होता है रिजल्ट का, मतलब ये जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है ये रिजल्ट होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का, रीएब्जॉर्प्शन का और सिक्रीशन का. ओवरऑल का ये प्रोसेस का रिजल्ट होता है. सो ये जो प्रोसेस होता है ये आपके कहाँ होते हैं, नेफ्रॉन्स में होते हैं. हमारी बॉडी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं वहाँ पे. अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होता है ये फर्स्ट स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन का, बिकॉज इनमें ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है. सो इट इज कैरिड आउट बाय ग्लोमेरुल्स. किसके थ्रू ये कैरिड आउट होता है, बाय द ग्लोमेरुल्स. दिस इज व्हाई दिस स्टेप इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. तभी इसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ओके ओके,
द ब्लड रशेज इनटू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ब्लड जो होता है वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में जाता है विथ अ हाई प्रेशर के थ्रू ही तो जाएगा, नॉर्मल तो जा नहीं पाएगा, एंड गेट फिल्टर्ड अक्रॉस द थिन वॉल्स ऑफ द कैपिलरी, और जो कैपिलरीज में पतली पतली वॉल्स होती हैं, थिन वॉल्स होती हैं, तो उसके थ्रू इसका फिल्टरेशन हो जाता है। एवरीथिंग बट नॉट द ब्लड सेल्स एंड द प्रोटीन गेट फिल्टर, हर कुछ फिल्टर हो जाता है, लेकिन जो ब्लड सेल्स होते हैं और प्रोटीन होते हैं इनका फिल्टरेशन नहीं होता है, एंड सच अ फिल्ट्रेट इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दैट गेट इनटू द कैप्सुलर स्पेस इन बाउमन्स कैप्सूल। ये होता कहाँ है भाई, तो जो कैप्सुलर स्पेस होती है बाउमन कैप्सूल में, वहाँ पे ये सारा प्रोसेस होता है। ओवरऑल समझ में आया, ब्लड जो होता है वो एंटर करता है ग्लोमेरुल के थ्रू, वहाँ पे इसके जितने भी पार्ट्स होते हैं एक्सेप्ट ब्लड सेल्स और प्रोटीन, सबका फिल्टरेशन हो जाता है, फाइन, और उसके बाद ये आगे बढ़ जाते हैं। मेनली इसका प्रोसेस कहाँ होता है, बाउमन्स कैप्सूल में, इसको हम लोग अल्ट्रा फिल्टरेशन कहते हैं। सो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन की। तो यहाँ पे देखिए ये सेकेंड स्टेप होता है, यूरिन फॉर्मेशन का ये सेकेंड स्टेप है, पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन था, तो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन फ्रॉम फिल्ट्रेट, जो फिल्ट्रेट होता है वहां से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। मोस्ट ऑफ द मटेरियल इन द फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब बाय रीनल ट्यूबल्स, जो बहुत सारा मटेरियल होता है जिसका फिल्टरेशन हुआ रहता है, फिल्ट्रेट के फॉर्म में जो मिला रहता है, फिर से कई सारा मतलब मैक्सिमम अमाउंट का जो ये मटेरियल होता है ये वापस रीएब्जॉर्ब्ड हो जाता है थ्रू द रीनल ट्यूबल्स के थ्रू ये वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाता है। दस द प्रोसेस इज कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब ही ये हुआ दोबारा से एब्जॉर्ब हो गया, है ना। So, depending upon the type of molecule being reabsorbed, movement into and out of the epithelial cell is different segment of nephron occur either by passive transport or by active transport or by both. देखो ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स पे कि वो कैसे एब्जॉर्ब होंगे, क्लियर। मतलब मॉलिक्यूल्स का भी तो कुछ नेचर होगा, मॉलिक्यूल्स की भी तो कुछ स्पेशलिटी होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब मूवमेंट इनका होता है आउट ऑफ द एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल के बाहर इसका मूवमेंट शुरू हो जाता है इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के जो अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं उनमें ये ट्रांसफर होते रहते हैं। अब कैसे होते हैं, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट और बाय बोथ, या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होते हैं या पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू या फिर दोनों के थ्रू। तो ये इनका रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। एक्टिव पैसिव में अगर हम लोग बात करें तो इसमें मेनली वाटर और यूरिया आते हैं, एक्टिव में आपके ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स आते हैं, और बोथ में तो दोनों ही आ जाएंगे, क्लियर, दोनों एक्टिव और पैसिव। इसके बाद लास्ट थिंग आती है दैट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। यहाँ पे देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, भाई जितने भी स्टेप हैं सब इंपॉर्टेंट है, कोई एक तो स्किप नहीं कर सकते। सो सर्टेन केमिकल्स इन द ब्लड दैट आर नॉट रिमूव्ड बाय फिल्टरेशन फ्रॉम द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज आर रिमूव्ड बाय दिस प्रोसेस ऑफ ट्यूबुलर सिक्रीशन। कुछ केमिकल्स होते हैं ब्लड में जो कि रिमूव नहीं हो पाए रहते हैं फिल्टरेशन के टाइम पे, कहाँ से, ग्लोमेरुलर कैपिलरी से, फिल्ट्रेशन वही होगा तो वहां से ये रिमूव नहीं हो पाते, वो इस प्रोसेस में ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू रिमूव हो जाते हैं। अच्छा, ये स्टेप जो होता है ये हेल्प करता है, मेंटेन करता है आयनिक एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड, जो बॉडी में आयंस का बैलेंस होता है उसको ये मेंटेन करते हैं, एसिड बेस को भी बैलेंस करते हैं और रिमूव कर देते हैं एक्स्ट्रा मटेरियल, जो भी फ्लूइड होता है उसको रिमूव कर देते हैं। रिमूविंग केमिकल्स लाइक फॉरेन बॉडीज, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, जो फॉरेन बॉडीज होती हैं, जो एक्स्ट्रा केमिकल्स होते हैं, जो आयंस होते हैं, उन सबको रिमूव आउट कर देते हैं, दैट आर टॉक्सिक एट एलिवेटेड लेवल, जो कि हमारे लिए टॉक्सिक हो सकते हैं। दैट्स वाई उनका रिमूवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखिए कितने सारे प्रोसेस हमारी बॉडी में लगे हैं कि हमारी बॉडी मतलब हम लोग जो भी कंज्यूम करें वो कितने स्टेप्स के थ्रू हमारी बॉडी के बाहर निकल रही है, कहीं रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, कहीं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है, कहीं सिक्रीशन हो रहा है, तो अलग अलग प्रोसेस के थ्रू सारा कुछ डिवाइड है जिसके थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं टॉक्सिक वेस्ट हमारी बॉडी से। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग।
व्हाट इज द मीन बाय टर्म ऑस्मो रेगुलेशन? ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? इसके बारे में यहाँ पे पूछा है और हम लोग इसको बताएंगे। सो ये फिनोमेना होता है रेगुलेशन of the change in the concentration of body fluid according to the concentration of external environment। जो concentration होता है body fluid को और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, वो तो अलग अलग रहता है, सेम तो रहता नहीं है। तो ये फिनोमेना होता है जो रेगुलेट करता है चेंज को, चेंज इन द कंसंट्रेशन, जो चेंज को मेंटेन रखता है बॉडी फ्लूइड का और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। जैसे ये केस हम लोग मोस्टली मरीन एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स में देखे जा सकते हैं। That is most marine invertebrate, some fresh water invertebrate, hagfish, etc. तो इन सब में हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस देख सकते हैं। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द नेम ऑफ लेयर्स थ्रू विच द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ब्लड प्रेशर कॉज फिल्टरेशन। हमें नेम बताना है लेयर्स का जिसके थ्रू ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ब्लड प्रेशर कॉज करते हैं फिल्टरेशन के लिए। ओके, सो लेयर जो होते हैं ब्लड ग्लोमेरुलर कैपिलरी के जो ब्लड फिल्टरेशन करते हैं प्रेशर के थ्रू, तो वो हमें बताना है। सो सबसे पहला होता है द एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, दूसरा आपके होते हैं एपिथेलियम ऑफ बाउमन्स कैप्सूल, और होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि प्रेजेंट होता है इन दोनों लेयर्स के बीच में। पहला है एंडोथेलियम, वो भी है ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स का, और दूसरा है एपिथेलियम ऑफ बाउमन्स कैप्सूल, और तीसरी होती है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन जो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है। क्लियर? तो ये लेयर होती हैं थ्रू विच द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ब्लड प्रेशर कॉज फिल्टरेशन, इन्हीं के थ्रू फिल्टरेशन होता है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए तो आप यही लिख दीजिएगा, दैट इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे देखिए 4 स्टेटमेंट्स पूछे हुए हैं, 1, 2, 3 एंड 4। अब इसमें से हमें बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, बता लेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन तो देख लें। ADH हेल्प इन वाटर एलिमिनेशन मेकिंग द यूरिन हाइपोटोनिक। ओके, नेक्स्ट है प्रोटीन फ्री फ्लूइड इज फिल्टर्ड फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा इनटू द बाउमन कैप्सूल, ये तो ट्रू है। Henle loop plays an important role in concentrating the urine. And the last one is glucose is actively reabsorbed in the proximal convoluted tubule. देखो ADH जो कह रहे हैं ये हेल्प करते हैं वाटर एलिमिनेशन को, तो भाई ये वाटर एलिमिनेशन को नहीं हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को, मेकिंग द यूरिन हाइपोटोनिक, अभी हम लोगों ने देखा था। सो प्रोटीन फ्री मतलब ये फॉल्स हो गया। ओके, प्रोटीन फ्री फ्लूइड इज फिल्टर्ड फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा इनटू द बाउमन कैप्सूल, ये तो ट्रू है ना। प्रोटीन फ्री फ्लूइड जो होते हैं ये फिल्टर्ड होते हैं फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा इनटू द बाउमन कैप्सूल। हेनले लूप प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंसंट्रेटिंग द यूरिन, ये भी ट्रू है। ग्लूकोज इज एक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड इन द प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूबल, ये भी ट्रू है। ग्लूकोज जो होता है ये एक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड होता है प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूबल में। ओवरऑल सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रू है, फर्स्ट आपका फॉल्स है। चलिए ये देखिए, ये यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है। ADH हेल्प इन इंक्रीजिंग द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जैसा अभी हमने बताया था ये वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को मेंटेन करते हैं, मेकिंग द यूरिन हाइपोटोनिक, दैट्स व्हाई दिस इज फॉल्स, बाकी सब ट्रू है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाउ डज ADH रेगुलेट बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम? एक्सप्लेन, आपको बताना है कि ADH कैसे रेगुलेट करता है बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को, और इसको आपको एक्सप्लेन भी करना है। ओके, सो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ADH होता क्या है? दैट इज एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो हमारी बॉडी में होते हैं। सो एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी एक्टिवेट ऑस्मो रिसेप्टर्स। एक्सेसिव लॉस जो होता है फ्लूइड का बॉडी से, अगर मान लीजिए ज़्यादा फ्लूइड लॉस होने लगे तो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स। क्लियर? क्या एक्टिवेट होंगे? ऑस्मो रिसेप्टर्स जो कि स्टिमुलेट करते हैं हाइपोथैलेमस को ताकि वो रिलीज कर सके ADH को। दे स्टिमुलेट हाइपोथैलेमस सो दे रिलीज ADH, ये ADH को रिलीज कर सके। ADH इज अ हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन फ्रॉम द
न्यूरो हाइपोफाइसिस। कहाँ से रिलीज करेंगे? न्यूरो हाइपोफाइसिस से। अब एडीएच जो होता है ये फैसिलिटेट करता है वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को फ्रॉम पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ट्यूबल। एडीएच फैसिलिटेट किया ताकि वाटर का फिर से रीएब्जॉर्प्शन हो सके। नाउ दीज डिक्रीज ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ब्लड। अब इससे क्या होगा? ब्लड की ऑस्मोलैरिटी जो होती है वो डिक्रीज होने लगती है। An increase in body fluid volume can switch off the osmoreceptor and suppress the ADH release to complete the feedback. इसके बाद क्या होता है? जैसे बॉडी फ्लूइड में, मतलब ये जो प्रोसेस था जब बॉडी में फ्लूइड कम हो रहे थे, लॉस हो रहा था, तब का कंडीशन था कि अगर बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, जैसे समर सीजन्स में बहुत ज़्यादा लॉस होने लगता है, तो उस टाइम पे बॉडी एक्टिवेट कर देती है ऑस्मो रिसेप्टर्स को। अब ये स्टिमुलेट करते हैं हाइपोथैलेमस को, जिसकी वजह से सिक्रीशन होता है एडीएच का। लेकिन कहाँ से होता है? न्यूरो हाइपोफाइसिस से। एडीएच जो होता है ये फैसिलिटेट करता है वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ट्यूबल। ओके, दीज डिक्रीज ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड। इसकी वजह से क्या होता है? ब्लड की ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज कर जाती है। अब इसके बाद जैसे वाटर का फ्लूइड जो होता है वो बढ़ने लगता है, वाटर का मतलब बॉडी में बैलेंस जो होता है वाटर का फ्लूइड का वो बढ़ने लगता है, तो ये जो एडीएच ऑन होता है ये सारा प्रोसेस बंद हो जाता है। सो एन इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर। ऑस्मो रिसेप्टर को ये स्विच ऑफ कर देते हैं। जो ये ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ था इसको ये बंद कर देते हैं। एंड सप्रेस द एडीएच टू रिलीज कंप्लीट द फीडबैक। और सप्रेस कर देते हैं एडीएच को ताकि सारा का फीडबैक फिर से कंप्लीट हो सके, प्रोसेस कंप्लीट हो सके। ADH also called constrictory effect on the blood vessels. ADH को हम लोग constrictory effect भी कह सकते हैं blood vessels के लिए, ये उसको भी कॉज कर देते हैं। क्लियर? तो ये सारा प्रोसेस है ADH का। समझ में आ गया होगा आपको? Now, describe the role of alcohol and caffeine in the concentration of urine. हमें बताना है रोल ऑफ अल्कोहल एंड कैफीन। कैफीन कहाँ मिलता है? टी और कॉफ़ी में मिलता है हमें कैफीन, और अल्कोहल तो सब जानते हैं बीवरेजेस होते हैं उसमें हमें मिलते हैं। सो अल्कोहल जो होते हैं ये इनहिबिट कर देते हैं टू द रिलीज ऑफ ADH, एंड कैफीन जो होते हैं ये इंटरफेयर कर देते हैं विद द ADH एक्शन एंड सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। देखो क्या करते हैं, जैसे अल्कोहल जो लिया तो ये जो ADH की रिलीज हो रही है हाइपोथैलेमस से, जो ADH का रिलीज होता है उसको ये इनहिबिट कर देते हैं। ये तो अल्कोहल का काम है। और कैफीन जो होते हैं ये इंटरफेयर कर देते हैं, मतलब उसके काम में इंटरफेयर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए पढ़ रहे हो तो कोई आपको इंटरफेयर कर रहा है या बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसे हम लोग इंटरफेरेंस करते हैं। मतलब प्रोडक्शन तो हो रहा है ADH का, वो रिलीज भी हो रहा है, सिक्रीट भी हो रहा है, लेकिन इंटरफेरेंस हो जा रहा है यहाँ पे। दैट्स वाई and action ADH action and sodium reabsorption, thus both of these artificially dilute the urine। तो दोनों क्या करते हैं? यूरिन को डाइल्यूट कर देते हैं, डाइल्यूशन हो जाता है यहाँ पे यूरिन का। सच कंपाउंड विच डाइल्यूट यूरिन आर कॉल्ड डाइयूरेटिक सब्सटेंसेस। जो कंपाउंड यूरिन को डाइल्यूट करते हैं उसे हम लोग डाइयूरेटिक सब्सटेंसेस कह सकते हैं। इसका मतलब कि अल्कोहल और कैफीन जो हैं ये डाइयूरेटिक सब्सटेंसेस हैं बिकॉज दे डाइल्यूट यूरिन। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। How is glomerular filtrate hypertonic and hypotonic in descending and ascending limb of loop of Henle respectively? What is the effect of ADH on collecting tubule? हमें यहाँ पे बताना है glomerular filtrate hypertonic and hypotonic descending and ascending limb of loop of Henle respectively. Clear? अब इसका इफेक्ट बताना है ऑफ ADH ऑन कलेक्टिंग ट्यूबल्स। चलिए आंसर देखते हैं हम लोग। सो काउंटर करंट सिस्टम जो होता है ये फाउंड होते हैं टू लिम्स ऑफ लूप, ओके, ऑफ हेनले। नाउ असेंडिंग लिम्ब जो होता है ये ट्रांसपोर्ट करता है सोडियम और कुछ यूरिया सब्सटेंसेस को इनटू सराउंडिंग मेड्यूलरी टिश्यू। सराउंडिंग के जो मेड्यूलरी टिश्यू होते हैं वहाँ पे ये इसको सप्लाई कर देते हैं या फिर
पास कर देते हैं या ट्रांसपोर्ट कर देते हैं. ओके, इट इज इम्परमिएबल टू वाटर. ये वाटर के लिए क्या होते हैं? इम्परमिएबल होते हैं. दे आर इम्परमिएबल, मतलब परमिएबिलिटी यहाँ पे नहीं शो करेंगे. सो इट मेक यूरिन डाइल्यूट और हाइपोटोनिक. तो ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे? यूरिन डाइल्यूट या फिर हाइपोटोनिक हो जाएंगे. बट द वॉल ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब, जो वॉल होती है डिसेंडिंग लिम्ब की, ये परमिएबल होती है टू वाटर एंड द सॉल्ट. सो सोडियम और वाटर जो होते हैं सराउंडिंग फ्लूइड में, ये वापस से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो कंटेंट होता है यूरिन का, दैट बिकम हाइपरटोनिक. ये इसका मेन रीजन है. गॉट इट? नाउ नेक्स्ट पे आते हैं. एडीएच. अब एडीएच का भी इफेक्ट पूछ रहा था, तो एंटी डायरेटिक हार्मोन ये सिक्रीट होता है जब ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ब्लड का, ये इंक्रीज होने लगता है. जब ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होने लगता है तो एडीएच सिक्रीट होने लगता है. अभी हम लोग क्वेश्चन में देखा था. नाउ इंक्रीज ड्यू टू द एक्सेस लॉस ऑफ वाटर एंड बॉडी. जब बॉडी से वाटर का लॉस होने लगता है तभी ये सिक्रीट होता है. सो ये जो हार्मोन होता है ये रीएंडर्स कर देता है वॉल ऑफ डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूबल को. ये हार्मोन रीएंडर कर देता है जो वॉल होते हैं डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूबल के. अब कलेक्टिंग ट्यूबल्स और कलेक्टिंग डक्ट जो होते हैं नेफ्रॉन के, ये परमिएबल होते हैं वाटर के लिए और ये इंक्रीज कर देते हैं रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू द सराउंडिंग टिश्यू एंड पर्टिकुलर कैपिलरीज. तो अब देखो, अब ये क्या होते हैं? ये परमिएबल होंगे, तो परमिएबिलिटी की वजह से वाटर का और जो अदर कंपाउंड्स हैं या आयंस हैं, उनका रीएब्जॉर्प्शन जो होता है वो उनके सराउंडिंग टिश्यूज में बढ़ जाएगा या फिर जो आसपास कैपिलरीज होंगी. परमिएबिलिटी का ही तो सारा गेम है यहाँ पे. जब परमिएबल होता है तो रीएब्जॉर्प्शन होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है. ओके, सो यूरिन बिकम हाइपरटोनिक एंड लेस वॉल्यूम एंड वाटर इज कंजर्व्ड इन द बॉडी. यूरिन क्या हो जाता है? हाइपर ऑस्मोटिक हो जाता है. यूरिन बिकम हाइपर ऑस्मोटिक एंड लेस इन वॉल्यूम, कम वॉल्यूम में हो जाता है. दैट्स वाई बॉडी में जो वाटर होता है वो कंजर्व हो जाता है, स्टोर हो जाता है फर्दर यूजेस के लिए. क्लियर? नाउ स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ काउंटर करंट सिस्टम इन द रीनल फंक्शनिंग. हमें क्या बताना है? काउंटर करंट सिस्टम बताना है रीनल फंक्शनिंग में. हाँ, चलिए. काउंटर करंट मैकेनिज्म जो होता है ये इवॉल्व होते हैं हायर वर्टिब्रेट्स में, जैसे बर्ड्स, मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ये भी आते हैं. टू एक्सक्रीट हाइपरटोनिक यूरिन. किस लिए भाई? ताकि एक्सक्रीट किया जा सके हाइपरटोनिक यूरिन को. यूरिन जो होता है दैट इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन द ब्लड. यूरिन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ब्लड. फॉर कंजर्विंग बॉडी वाटर सो नेसेसरी फॉर लैंड लाइफ. ये कंजर्व करते हैं बॉडी में वाटर को, क्योंकि लैंड पे लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए वाटर का यूज जरूरी होता है. दैट्स वाई ये प्रोसेस होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं. डिस्कस द रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन बाय द हार्ट. ये अच्छा क्वेश्चन है. किडनी फंक्शन का हार्ट से रिलेशन पूछा हुआ है कि क्या होगा. चलिए देखते हैं हम लोग. सो एट्रियल नाट्यूरेटिक फैक्टर, जिसे हम लोग ANF भी कहते हैं, ये सिक्रीट होता है आर्ट्रिया के थ्रू ऑफ हार्ट. आर्ट्रिया कहाँ होते हैं? हार्ट के पास होते हैं. अब ये कॉज करते हैं वेसोडाइलेशन. इसका मतलब डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स का जो डायलेशन होता है, तो ये कॉज करते हैं वेसोडाइलेशन एंड डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर को ये डिक्रीज कर देते हैं. ANF work antagonistically to RAS. ANF antagonistically work करता है to RAS. इसका आंसर ये होगा. ओके, सो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. दैट इज गिव द फुल फॉर्म ऑफ ANF. फाइन. नेम द ऑर्गन दैट सिक्रीट इट. कौन से ऑर्गन सिक्रीट करते हैं ये भी बता देंगे. अंडर व्हाट कंडीशन डू द बॉडी इज इट रिलीज्ड. किस कंडीशन में बॉडी से ये रिलीज होता है. या फिर राइट अ ब्रीफ नोट ऑन एट्रियल नाट्यूरेटिक फैक्टर. वही जो ANF है उसके बारे में लिखना है. तो अगर हम लोग फुल फॉर्म की बात करें तो पता ही चल गया होगा, क्वेश्चन में ही पूछ दिया था. ANF इज कॉमनली नोन एज एट्रियल नाट्यूरेटिक फैक्टर. फाइन. ANF जो हार्मोन होता है ये प्रोड्यूस होता है बाय द वॉल्स ऑफ आर्टरी, और ये होते हैं हमारे हार्ट में.
आर्टरी के वॉल से। ANF इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द वॉल्स ऑफ आर्टरिया ऑफ हार्ट इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीजिंग ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर। ब्लड के वॉल्यूम और प्रेशर को बढ़ाने के लिए ये सिक्रीट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। इट इंक्रीज सोडियम एक्सक्रीशन एंड डिक्रीज ब्लड प्रेशर। ये क्या कर देते हैं, ये बढ़ा देते हैं सोडियम एक्सक्रीशन को और डिक्रीज कर देते हैं ब्लड के प्रेशर को। एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं, एक चीज़ को घटा रहे हैं। बढ़ा किसको रहे हैं, सोडियम के एक्सक्रीशन को, और ब्लड के प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं। सो ANF जो होते हैं ये इनहिबिट कर देते हैं रिलीज ऑफ रेनिन फ्रॉम जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, जिसे हम लोग JGA भी कहते हैं। NAF इनहिबिट कर देते हैं रिलीज ऑफ रेनिन फ्रॉम JGA एंड देयर बाई ये इनहिबिट कर देते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड के रीएब्जॉर्प्शन बाय द कलेक्टिंग डक्ट एंड रिड्यूस एल्डोस्टेरोन रिलीज फ्रॉम द एड्रीनल ग्लैंड। सी ANF इनहिबिट कर देते हैं रिलीज ऑफ रेनिन फ्रॉम JGF और JGA और देयर बाई ये इनहिबिट कर देते हैं NaCl जो सोडियम क्लोराइड का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है बाय द कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू जो सोडियम क्लोराइड का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है उसे, और फिर रिड्यूस कर देते हैं एल्डोस्टेरोन को रिलीज फ्रॉम द एड्रीनल ग्लैंड। एल्डोस्टेरोन रिड्यूस हो जाते हैं जो एड्रीनल ग्लैंड से प्रोड्यूस हो। ओके चलिए, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ GFR। ये आपका क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन है। और बच्चों ये क्वेश्चन आपकी NCERT का है और ये क्वेश्चन आपकी इस बुक में भी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पेज नंबर 129 पे, क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए देखते हैं क्या है ये। एक्सप्लेन द ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ GFR। फाइन, जो मैकेनिज्म होता है ये तो किडनी से होता है, दैट वी ऑल नो दैट। So the mechanism by which the kidney regulate the glomerular filtration rate is regulatory. See, जो मैकेनिज्म होता है जहाँ पे किडनी रेगुलेट करती है फिल्टरेशन को, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन को, रेट को, इसे हम लोग कहते हैं ऑटो रेगुलेटरी। ये कैरिड आउट होता है बाय JGA। ओके नाउ ये जो एपरेटस होता है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, लोकेटेड होते हैं बिटवीन द वेस्कुलर पोल ऑफ रीनल कॉर्पसल्स एंड रिटर्निंग DCT। जो एपरेटस होते हैं ये एपरेटस माइक्रोस्कोपिक होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। ओके स्ट्रक्चर इसकी बात करता हूँ। मेनली ये लोकेटेड जो होते हैं ये बिटवीन द वेस्कुलर पोल ऑफ रीनल कॉर्पसल्स एंड रिटर्निंग DCT, उसके बीच में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद ये प्ले करते हैं बहुत ही वाइटल रोल, इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग रीनल ब्लड फ्लो एंड द GFR। ये ब्लड के फ्लो में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो कि GFR से होता है, flow from the GFR. And whenever there is decline in the glomerular filtration rate, the JG cells get activated and release renin, which further stimulate the glomerular blood flow and thereby bring the glomerular filtration rate back to normal. GFR मतलब ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट, जो ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन कर रहा है उसके रेट को हम लोग GFR कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। सो ये एक वाइटल रोल प्ले करता है रेगुलेटिंग रीनल ब्लड फ्लो एंड द GFR। फाइन, अब जब भी डिक्लाइन होता है ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट में, मतलब जब ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट डिक्रीज करता है, डिक्लाइन होता है, तो जो JG सेल्स होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं, ये एक्टिवेट होंगे और फिर ये रिलीज करने लगते हैं रेनिन को रिलीज करते हैं जो फर्दर स्टिमुलेट कर देता है ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को। जो ग्लोमेरुलर में ब्लड फ्लो हो रहा है उसको फिर से पुश अप कर देते हैं, स्टिमुलेट करने लगते हैं एंड देयर बाय ब्रिंग द ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट, और फिर GFR को बैक अपने नॉर्मल पोजीशन पे ला देते हैं। सिंपल सी चीज, ठीक। ओके नेक्स्ट पे आते हैं। डिस्क्राइब द डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स बताने हैं कि कौन कौन से होते हैं। चलिए देखते हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी या फिर
बहुत सारे डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे अगर प्रॉपर किडनी फंक्शन ना करे, प्रॉपर यूरिनेशन ना हो, प्रॉपर वाटर ना ड्रिंक किया जा सके, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं बॉडी में। और उसकी वजह से कभी कभी ये भी प्रॉब्लम आती है कि किडनी को निकालना पड़ जाता है बॉडी से, या फिर आर्टिफिशियल किडनी से हमें काम चलाना पड़ जाता है, या हमारी बॉडी में पेयर ऑफ किडनी होती है तो हो सकता है एक ही हो तो उसको भी हटाना पड़ता है, किसी और से वापस लेना पड़ता है। और जिसके में दो है भाई तो एक खराब हो जाएगी तो एक तो रहती ही है। सो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यूरेमिया की, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिया इन द ब्लड, जब ब्लड में ज़्यादा अमाउंट में यूरिया हो जाता है तो यूरेमिया की कंडीशन आ जाती है। यूरिया जो होता है ये बहुत हार्मफुल होता है और ये पॉइजनस भी हो सकता है कुछ कंडीशंस में। सो यूरिया इज हाईली हार्मफुल, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज हाईली हार्मफुल एज इट इज पॉइजनस द सेल्स एट हाई कंसंट्रेशन एंड मे लीड टू किडनी फेल्यूर। जब यूरिया हाई कंसंट्रेशन में होता है ब्लड में तो यूरेमिया की कंडीशन आ जाती है, लेकिन अब यूरिया हाई कंसंट्रेशन में है तो ये पॉइजनस भी हो सकता है सेल्स के लिए और वहाँ पे किडनी फेल्योर के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि किडनी से रिलेटेड है, एक्सक्रीटरी सिस्टम से। दूसरी बात करें किडनी फेल्योर की, या फिर इसे रीनल फेल्योर भी कहते हैं। ओके, पार्शियल और टोटल इनेबिलिटी ऑफ किडनी टू कैरी ऑन एक्सक्रीटरी एंड सॉल्ट वाटर रेगुलेटरी फंक्शन इज कॉल्ड रीनल और किडनी फेल्योर। मतलब जब किडनी जो है अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी, प्रॉपर एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा सॉल्ट वाटर का, या फिर जो आयंस हैं वो सब निकल नहीं पाएंगे, तो इसका मतलब किडनी फेल हो चुकी है, किडनी अपना पूरा काम नहीं कर पा रही है। क्लियर? सो पार्शियल और टोटल इनेबिलिटी, थोड़ा मोड़ा या फिर पूरा का पूरा, हाफ या पूरा, जब किडनी अबल नहीं होती है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ताकि वो एक्सक्रीशन कर सके, तो उस टाइम पे कंडीशन आती है किडनी फेल्योर की। ओके, नेक्स्ट है रीनल कैलक्यूली। सी कैलक्यूली क्या है? इसका मतलब स्टोन का फॉर्मेशन, टाइप ऑफ, देखते हैं। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टोन इन इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स। देखो फॉर्मेशन हो जाता है जब वाटर प्रॉपर कंज्यूम नहीं किया जाता है ना, तो फिल्टरेशन सही से नहीं हो पाता है, बॉडी में लैक ऑफ वाटर हो जाता है और फिल्टरेशन सही से नहीं होगा तो वहाँ पे स्टोन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि ये जो क्रिस्टल्स होते हैं जो पास आउट नहीं हो पाते हैं तो ये कलेक्ट होते रहते हैं और धीरे 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 किडनी स्टोन बना लेते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा स्टमक में पेन होने लगता है। सो इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट। क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट होती कौन कौन से? कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड ऑक्सलेट्स, ये सब का फॉर्मेशन होने लगता है किडनी के अंदर और बहुत मेजर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं ऐसे सिचुएशन में। नेक्स्ट पे आते हैं ग्लोमेरुलनेफ्रिटिस, ये है, इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुल और किडनी। जब इन्फ्लेमेशन होने लगता है ग्लोमेरुल का तब ये प्रॉब्लम होती है। एंड द नेक्स्ट वन इज डायबिटीज इंसिपिडस। ये क्या होता है? इट इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव थर्स्ट एंड फ्रीक्वेंट मिक्ट्रूशन। देखो जब बहुत ज़्यादा थर्स्ट लगने लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगती है, इसका मतलब डायबिटीज इंसिपिडस हो गया है। ओके और इसमें फ्रीक्वेंटली मिक्ट्रूशन भी होने लगता है। तो अगर बहुत ज़्यादा वाटर ड्रिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम करते हैं तो फिल्टरेशन में भी तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि किडनी को तो अपना काम करना ही है, फिल्टर करना ही है, हम चाहे जितना पानी पिए उसको पूरा का पूरा फिल्टरेशन करना ही है, तो उस टाइम पे भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। ये भी एक मेजर डिसऑर्डर है। गॉट इट? चलिए आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन हीमोडायलिसर, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ किडनी ट्रांसप्लांटेशन। हमें हीमोडायलिसर बताना है और किडनी ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस बताना है। सो आर्टिफिशियल किडनी, जब किडनी नहीं होती है, किडनी निकाल दी जाती है, ऑपरेट कर दी जाती है, ये खराब हो जाती है, तो वहाँ पे आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ किया जाता है। अब इसमें ये मशीन होती है दैट इज़ यूज टू फिल्टर ब्लड। अगर किसी पर्सन को आर्टिफिशियल किडनी की रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब कि उसकी किडनी सही नहीं है, और किडनी सही नहीं है तो वो फिल्टरेशन भी नहीं कर रही है, तो मेन काम तो किडनी का फिल्टरेशन का ही है। सी आर्टिफिशियल किडनी जो होती है ये मशीन होती है जो कि ब्लड के फिल्टर के लिए यूज़ की जाती है फॉर द पर्सन, एंड द प्रोसेस इन्वॉल्व इज कॉल्ड हीमोडायलिसिस। किसी पर्सन में अगर आर्टिफिशियल किडनी लगाई जाती है तो उसके ब्लड को फिल्टरेशन करने के लिए, तो उसे हम लोग कहते हैं हीमोडायलिसिस।
नाउ हीमोडायलिसिस जो होता है ये एक सेलोफेन ट्यूब होता है, पतली सी सेलोफेन ट्यूब होती है जो कि सस्पेंडेड होती है डायलिसिंग फ्लूइड में। डायलिसिंग फ्लूइड में, अब ये डायलिसिंग फ्लूइड होता क्या है? सो ये सॉल्ट और वाटर का सोल्यूशन होता है। ओके, नाउ ये सस्पेंड कर दिया गया है डायलिसिंग फ्लूइड में, जिसमें कॉम्पोजिशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा। तो इसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो सेम होता है जितना कि प्लाज्मा में होता है, बट विदाउट नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया। लेकिन यहाँ पे कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया के टाइप का नहीं होता है। ठीक, ओके। सो किडनी का ट्रांसप्लांटेशन जो होता है इसमें इन्वॉल्व होते हैं ग्राफ्टिंग अ किडनी फ्रॉम अ हेल्दी एंड कंपैटिबल डोनर इनटू अ रेसिपिएंट सफरिंग फ्रॉम किडनी फेलियर इन ऑर्डर टू रिस्टोर नॉर्मल किडनी फंक्शन इन हिम और हर। देखो, किडनी का ट्रांसप्लांटेशन क्यों करेंगे भाई? जब किसी की किडनी खराब है, दैट्स वाई उसका ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। तो ये जो ट्रांसप्लांटेशन होता है, मतलब लेते किससे हैं? एक पर्सन अगर कोई डोनेट करता है किडनी, तो वो किसी हेल्दी पर्सन से लेगा, या फिर जो कंपैटिबल होगा, मतलब ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है, अदर चीज़ें मैच कर रही, तो बहुत सारी टेस्टिंग के बाद ही ये होता है। तो यहाँ पे कंपैटिबिलिटी चेक की जाती है कि जो डोनर है और जो पेशेंट है उन दोनों की कंपैटिबिलिटी सेम है नहीं, नेचर वाइज नहीं, बॉडी वाइज, की बॉडी एक्सेप्ट करेगी या नहीं। अदर बॉडी क्या करेगी, उसके लिए फॉरेन सब्सटेंस की तरह उसको ट्रीट करने लगेगी, तो वो रिएक्शन कर देगा। ओके, सो सफरिंग फ्रॉम किडनी फेलियर इन ऑर्डर टू, ताकि वो नॉर्मल हो सके, नॉर्मल पर्सन की तरह उसकी किडनी भी काम कर सके। इट इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। ये सबसे सक्सेसफुल फॉर्म है एक ट्रांसप्लांटेशन का, जो जितने ट्रांसप्लांटेशन होते हैं उनमें से। For this, family member or close relative are often approached for donating, as these greatly reduce the risk of rejection from the patient body of immune system of the host. देखो, सबसे ज़्यादा किससे हम लोग किडनी ले सकते हैं? किडनी मतलब कोई ब्लड रिलेटिव हो, सिबलिंग्स हो, पेरेंट्स हो, उनसे ही किडनी ली जा सकती है, ताकि बॉडी जो है उसको रिजेक्शन ना फेस करना पड़े। वरना अगर बॉडी रिजेक्ट करने लगेगी, उसके इम्यून सिस्टम्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो बहुत मेजर प्रॉब्लम हो जाती है। उस टाइम पे ये लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम भी हो जाती है। लेकिन अगर अच्छी बात यह है कि ओवरऑल डॉक्टर्स जो होते हैं ये पूरा चेक करके ही किडनी का ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, वरना नहीं करते हैं। वरना फिर आर्टिफिशियल किडनी पे काम चलाना पड़ जाता है कुछ दिन के लिए, जब तक कि कोई डोनर स्पेसिफिकली ना मिल जाए। क्लियर? अब ये सारा प्रोसेस आप देख के समझ गए होंगे कि किडनी का ट्रांसप्लांटेशन भी होता है, और ये पूरा मतलब एक अच्छा सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन है जो अभी तक मेडिकल फील्ड में चल रहा है। आगे भी फर्दर चल रहे हैं काम, लेकिन अब देखिए कहाँ तक होता है। So, however, certain drugs, medicines can also prevent rejection of the transplanted kidney by suppressing the immunity system of the host. देखो, कुछ ड्रग्स मेडिसिन भी दे जाते हैं। जब किडनी का ट्रांसप्लांटेशन होता है, किसी भी ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन होता है, तो पेशेंट को कुछ मेडिसिन दे दी जाती हैं, जिससे कि उसकी इम्यूनिटी जो है वो सप्रेस हो जाए और धीरे 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 एक्सेप्ट कर ले, मतलब उसको एज अ फॉरेन वो ना ट्रीट करें। दैट्स वाई तो यहाँ पे कुछ मेडिसिन का भी यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से बॉडी रिजेक्ट नहीं करती है ट्रांसप्लांटेड किडनी का, और सप्रेस कर देती हैं इम्यूनिटी सिस्टम, पेशेंट के इम्यूनिटी सिस्टम, जो होस्ट रिसीव कर रहा है किडनी को, उसके इम्यूनिटी सिस्टम को सप्रेस कर देती हैं। सो बच्चों, इस चैप्टर में आपके इतने क्वेश्चन थे। बाकी अगर कुछ और आपको इम्पोर्टेंट लग रहा हो, या कुछ लग रहा हो कि कुछ रह गया है जो एक्सप्लेन नहीं हो पाया है, सो यू आर फ्री टू आस्क, आई विल गिव ऑल योर आंसर्स। टेक केयर, गुड बाय, हम लोग फिर मिलेंगे।